मेरे बेटे थॉमस का मेरे लिए सब कुछ था। जब मेरी पत्नी मार्गरेट का कैंसर के कारण निधन हो गया था, तब वह केवल 14 साल का था। मैंने उसे अकेले ही पाला। दिल्ली में एक इंजीनियरिंग फर्म में डबल शिफ्ट काम करके यह सुनिश्चित किया कि वह सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ सके। जब मैंने उसे दिल्ली विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में उत्कृष्टता के साथ स्नातक करते देखा, तो यह मेरे जीवन के सबसे गर्व के लम्हों में से एक था। जब उसने 28 साल की उम्र में अपनी खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी शुरू की, तो मुझे पता था कि उन सभी वर्षों की मेहनत और बलिदान का फल मिला है। थॉमस ने 32 साल की उम्र में राधिका से शादी की, जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक नर्स के रूप में काम करती थी। उन्होंने मुझे दो खूबसूरत पोते पोतियों, एमा और जेक, का आशीर्वाद दिया। मैंने कभी नहीं देखा कि मेरा बेटा अपने परिवार के साथ कितना खुश है। उसकी कंपनी नॉर्थ एआई सॉल्यूशंस दिल्ली के तकनीकी क्षेत्र में फल फूल रही थी। स्वास्थ्य देखभाल निदान के लिए मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर विकसित कर रही थी। जब थॉमस 87 साल का हुआ, तब कंपनी का मूल्य $42 मिलियन था। तभी मनीष का हमारे जीवन में आगमन हुआ। हालांकि उस समय मुझे यह एहसास नहीं था कि मैं उस दिन को लेकर कितना पछताऊंगा। मनीष थॉमस का पुराना रूममेट था, जिसके साथ मेरे बेटे का लगभग एक दशक से कोई संपर्क नहीं था। जब मनीष ने कहा कि वह सिलिकॉन वैली में काम करने के बाद वापस आया है, तो थॉमस फिर से संपर्क करने के लिए उत्साहित था। कुछ ही महीनों में मनीष ने थॉमस को अपने व्यवसाय का साथी बनाने के लिए मनाने में सफल हो गया और उसने दावा किया कि वह अपनी बचत से $2 मिलियन का निवेश कर रहा है। मैं उस उत्सव की रात को याद करता हूं, जब थॉमस के घर पर मनीष ने कैलिफोर्निया में अपनी सफलता की कहानियों से सभी को आकर्षित किया। लेकिन मैंने वह सब कुछ देखा जो थॉमस ने नहीं देखा। मनीष की नजरें थॉमस के होम ऑफिस की मेज पर फैले वित्तीय दस्तावेजों पर बहुत देर तक ठहरती थीं, और वह परिवार के खाने के दौरान बातचीत को कंपनी के मूल्यांकन की ओर मोड़ देता था। थॉमस के बहुत मेहनत करने के बारे में उसकी सूक्ष्म टिप्पणियां शायद उसे धीमा करने की जरूरत है। राधिका ने भी यह महसूस किया। उसने एक बार मुझसे चुपचाप कहा कि मनीष में कुछ ऐसा है जो उसे असहज करता है, लेकिन वह यह नहीं बता सकी कि क्या। डैड, मनीष बहुत प्रतिभाशाली है, थॉमस कहता जब मैंने अपनी थोड़ी चिंता व्यक्त की। उसके पास पूरे घाटी में संपर्क हैं। उसने दरवाजे खोले हैं जो मैं अकेले नहीं खोल सकता था। मैं यह मानना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे बेटे को एक ऐसा साथी मिले जिस पर वह भरोसा कर सके, कोई ऐसा जो तेजी से बढ़ती कंपनी का बोझ साझा कर सके। इसीलिए मैंने अपनी शंकाओं को किनारे कर दिया और खुद से कहा कि मैं सिर्फ एक अत्यधिक सुरक्षात्मक पिता हूं। यह निर्णय मुझे हर दिन परेशान करता है। 15 नवंबर 2023 को मुझे वह कॉल मिला जिसने मेरी दुनिया को चूर चूर कर दिया। थॉमस की दून घाटी पार्कवे पर एक कार दुर्घटना हो गई थी। उसकी टेस्ला तेज गति में सड़क से फिसल गई, बैरियर को तोड़ते हुए एक ढलान पर गिर गई। वह तुरंत ही मर गया। पुलिस ने कहा कि यह ऐसा लग रहा था जैसे वह ऑफिस में देर तक काम करने के बाद ड्राइविंग करते समय सो गया था। लेकिन थॉमस कभी भी ड्राइविंग करते समय सोता नहीं था। अगर उसे थोड़ा भी नींद आती थी तो वह गाड़ी रोक देता था। मैं अपने बेटे को जानता था। अंतिम संस्कार असहनीय था। राधिका को खुद को संभालते हुए देखना, जबकि एमा अपनी मां के कपड़ों से चिपकी हुई थी, और जेक इतने स्टंट खड़ा था कि रो भी नहीं सका, ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मैं उस ताबूत के पास खड़ा था, सोचते हुए कि हम कितनी बातें कभी नहीं कर पाएंगे, कितने पल थॉमस अपने बच्चों के बड़े होते हुए नहीं देख पाएगा। 77 साल की उम्र में मैं अपने एकमात्र बच्चे को दफनाने जा रहा था। मनीष ने दुखी सबसे अच्छे दोस्त की भूमिका को पूरी तरह से निभाया। उसने उनकी दोस्ती के बारे में, थॉमस की दृष्टि और प्रतिभा के बारे में, और जो विरासत उसने छोड़ी उसके बारे में एक शोक सभा दी। उसने राधिका को सांत्वना दी, बच्चों को गले लगाया और मेरी हाथ को ऐसे पकड़ा जैसे उसकी आंखों में सच्चा दुख हो। थॉमस मेरे लिए एक भाई की तरह था। उसने कहा, मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसका सपना कंपनी के माध्यम से जीवित रहे। 3 हफ्ते बाद मनीष मेरे दरवाजे पर नॉर्थ यॉर्क में 2 वकीलों के साथ आया।
दाविद, हमें कंपनी के बारे में बात करनी है, उसने बिना किसी औपचारिकता के मेरे लिविंग रूम में प्रवेश करते हुए कहा। वह अब अलग था। दुह का मुखौटा पूरी तरह से गायब था। थॉमस और मेरे बीच एक समझौता था जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते। उसने मुझे एक फोल्डर दिया। उसके अंदर एक दस्तावेज था जो थॉमस की मौत से 6 महीने पहले का था, जो कथित तौर पर मेरे बेटे द्वारा हस्ताक्षरित था, जिसमें 37% कंपनी के शेयर मनीष को हस्तांतरित किए गए थे। समझौते में लिखा था कि थॉमस की मृत्यु की स्थिति में मनीष पूर्ण स्वामित्व ग्रहण करेगा और संपत्ति को एक छोटा भुगतान मिलेगा। यह असंभव है, मैंने कहा, मेरे हाथों में कागजात थरथराते हुए। थॉमस कभी ऐसा कुछ नहीं साइन करेगा। उसने मुझसे सिर्फ 2 महीने पहले कहा था कि कंपनी उसके बच्चों का भविष्य है। वह एमा और जेक के लिए ट्रस्ट स्थापित करने की योजना बना रहा था। मनीष मुस्कुराया, लेकिन उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। थॉमस के पास ऐसे कर्ज थे जो आप नहीं जानते थे, दाविद। उसने कंपनी को चलाने के लिए मुझसे भारी उधारी ली। यह समझौता उसे चुकता करने का तरीका था। सब कुछ कानूनी और बाध्यकारी है। मेरे घर से बाहर निकलो, मैंने कहा। मैं यहां संतुलित रहने की कोशिश कर रहा हूं, मनीष ने कहा। उसकी आवाज में एक धार आ गई। कंपनी अब मेरी है। मैं राधिका को 200,000 का निपटारा दे रहा हूं। यह उधार है क्योंकि थॉमस ने मुझे पैसे उधार दिए थे। इसे लो या मुझसे अदालत में लड़ो और सब कुछ कानूनी शुल्क में खो दो। जब वे चले गए, मैं उसी कुर्सी पर बैठा जहां मैं अपने बेटे के साथ पढ़ा करता था। बच्चों को सोने की कहानियां सुनाते हुए मैं केवल दुख से नहीं बल्कि गुस्से से भी रो रहा था। हर एक इंस्टिंक्ट मुझसे चिल्ला रहा था कि मनीष झूठ बोल रहा है, कि इस पूरी स्थिति में कुछ बहुत ही गलत था। लेकिन मैं 67 साल का एक सेवानिवृत्त इंजीनियर था। मुझे सिलिकॉन वैली के वकीलों और जाली दस्तावेजों से लड़ाई के बारे में क्या पता था। मैंने उस शाम राधिका को फोन किया। वह अभी भी मिसिसागा में अपने माता पिता के घर पर थी, बच्चों को उस अराजकता से बचाने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने उसे मनीष के दौरे के बारे में बताया तो दूसरी ओर एक लंबी चुप्पी थी। दाविद, उसने आखिरकार कहा, उसकी आवाज बैरली एक फुसफुसाहट से ऊपर। मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या आप कल आ सकते हैं? अगले सुबह राधिका मुझे अपने माता पिता के घर के गैरेज में ले गई। एक सील किया हुआ बॉक्स जिसमें राधिका की क्रिसमस सजावट लिखा था, उसमें एक लैपटॉप था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। थॉमस ने यह मुझे 3 महीने पहले दिया था जब वह मरा, राधिका ने समझाया। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने इसे खोला। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं इसे छुपाकर रखूंगी, इसे किसी को नहीं बताऊंगी, यहां तक कि आपको भी पहले नहीं। उसने कहा कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो मुझे इसे किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जिस पर मैं पूरी तरह से भरोसा करती हूं। वह बहुत डरा हुआ था। दाविद, उसने मुझे बताया कि मनीष कंपनी से चोरी कर रहा था, कि उसने धोखाधड़ी के सबूत खोजे थे, लेकिन उसे एक मामला बनाने के लिए समय चाहिए था। लैपटॉप में सब कुछ था। एनक्रिप्टेड फाइलें दस्तावेज करती थीं कि मनीष ने नॉर्थ एआई सॉल्यूशंस से 18 महीनों में $8 मिलियन कैसे निकाल लिए। फर्जी विक्रेता चालान, विदेशी खाते में ट्रांसफर, शेल कंपनियां। थॉमस एक फॉरेंसिक अकाउंटेंट जेनिफर लॉसन के साथ काम कर रहा था, एक फाइल बना रहा था जो मनीष को जेल भेज देगी। वहां ईमेल भी थे, आखिरी जो थॉमस ने तैयार किया था लेकिन कभी नहीं भेजा। वह उसके वकील को संबोधित था, जिसमें उसकी मनीष को कंपनी से पूरी तरह निकालने और उसे अधिकारियों को रिपोर्ट करने की इच्छा का विवरण था। यह दुर्घटना के 3 दिन पहले की तारीख थी, लेकिन वह वीडियो फाइल थी जिसने मेरे खून को जमा दिया। थॉमस ने अपनी मौत से 2 हफ्ते पहले खुद को इस गैरेज में बैठकर रिकॉर्ड किया था, थका हुआ और डरा हुआ। राधिका, पापा, अगर आप इसे देख रहे हैं तो मनीष को पता चल गया है कि मैं क्या जानता हूं। मैं इसे बीमा के रूप में छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं डरा हुआ हूं। मुझे डर है कि वह क्या कर सकता है। जिस आदमी को मैंने अपना दोस्त समझा, वह मुझसे, हमारे परिवार से, हमारे भविष्य से चोरी कर रहा है। मैंने सब कुछ दस्तावेज किया है, लेकिन मैं अभी तक पुलिस के पास नहीं गया क्योंकि मैं पूरी तरह से सुनिश्चित होना चाहता था। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो कृपया
कृपया सुनिश्चित करें कि वह इससे बच न जाए। उसे एमा और जेक का हक नहीं लेने दें। मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूं। मुझे वीडियो को रोकना पड़ा क्योंकि मैं अपने आंसुओं के बीच देख नहीं पा रहा था। राधिका और मैं उस गैरेज में घंटों बैठकर हर फाइल, हर दस्तावेज देख रहे थे। थॉमस ने बहुत सावधानी से काम किया था। उसने उन ईमेल्स को सुरक्षित रखा था जहां मनीष ने उसे नए साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला था। टेक्स्ट संदेश जहां मनीष ने सुझाव दिया था कि थॉमस खुद को बहुत मेहनत कर रहा है, शायद उसे लंबी यात्रा से पहले नींद की गोलियां लेनी चाहिए। मनीष का टेस्ला वाहन प्रणाली को दूरस्थ रूप से एक्सेस करने का शोध करने का स्क्रीनशॉट। राधिका, मैंने धीरे से कहा, जैसे सभी टुकड़े एक भयानक पहेली की तरह जगह पर आ रहे थे। मनीष ने उसे मार डाला। थॉमस का हादसा वास्तव में एक हादसा नहीं था। उसने नॉडेड किया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मुझे पता है, मुझे उस दिन से पता था जब थॉमस की मौत हुई, लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी। दाविद, मनीष शक्तिशाली है। उसके पास संबंध है। मैंने सोचा कि अगर मैं बस उसे दी गई राशि ले लूं और बच्चों के साथ गायब हो जाऊं तो शायद हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि थॉमस ने अपने बच्चों को बुलियों से भागना नहीं सिखाया, और आपने थॉमस को सिखाया नहीं कि जब चीजें कठिन हों तो हार मान लें। हम अगले दिन पुलिस के पास गए, लेकिन थॉमस के मामले में नियुक्त जांच अधिकारी, एक थके हुए दिखने वाले आदमी नामक ऑफिसर पैटरसन ने सबूतों को ठीक से नहीं देखा। श्री मॉरिसन, मैं समझता हूं कि आप शोक में हैं, लेकिन यह एक नागरिक मामला है। दुर्घटना की जांच बंद है। अगर आपको लगता है कि कंपनी से जुड़ा कोई धोखाधड़ी है, तो आपको इसे नागरिक वकील के पास ले जाना होगा, हमारे पास नहीं। वाहन की छेड़छाड़ के बारे में क्या? मैंने दबाव डाला। टेस्ला सिस्टम को हैक करने के शोध के बारे में क्या? आपके बेटे के वाहन के साथ छेड़छाड़ का कोई भौतिक सबूत नहीं है। यह दुर्घटना में नष्ट हो गया। डेटा भ्रष्ट हो गया। इंटरनेट खोजों के लिए यह अपराध का सबूत नहीं है। मुझे खेद है, लेकिन यहां कुछ भी नहीं है जो जांच को फिर से खोलने के लिए उचित हो। मैं उस पुलिस स्टेशन से ऐसा महसूस करते हुए निकला जैसे मैं अपने जीवन में कभी नहीं रहा। लेकिन राधिका ने मेरी हाथ को कसकर दबाया जब हम कार की ओर चल रहे थे। हम हार नहीं मानेंगे, उसने दृढ़ता से कहा। थॉमस ने हार नहीं मानी और हम भी नहीं। मैंने जो सबसे अच्छा नागरिक मुकदमा वकील पाया, उसे नियुक्त किया। एक तेज तर्रार महिला जिसका नाम पैट्रिशिया वू था, जो कॉरपोरेट धोखाधड़ी मामलों में विशेषज्ञता रखती थी। उसने थॉमस की फाइलों पर एक नजर डाली और उसकी आंखें चमक उठीं। यह ठोस दस्तावेजीकरण है, उसने कहा। आपके बेटे ने अद्भुत काम किया है, लेकिन मैं आपसे ईमानदार रहूंगी दाविद। मनीष चेन ने पहले ही हैरिसन और ब्लैक को नियुक्त कर लिया है, जो टोरंटो में सबसे आक्रामक कॉरपोरेट कानून फर्मों में से एक है। यह महंगा, क्रूर होगा और कोई गारंटी नहीं है। मुझे परवाह नहीं है, मैंने उसे बताया। मेरे बेटे ने अपने जीवन के आखिरी महीनों में यह मामला बनाने में समय बिताया क्योंकि उसे पता था कि मनीष क्या है। मैं नहीं चाहता कि वह काम बेकार जाए। जो कानूनी लड़ाई उसके बाद हुई, वह सब कुछ थी। थॉमस की चेतावनी के बाद मनीष के वकीलों ने लगातार मोशन दाखिल किए, जिससे हम कागजी कार्यवाही और कानूनी खर्चों में डूब गए। उन्होंने थॉमस को एक अस्थिर, पागल व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा था। उन्होंने अपने दस्तावेज पेश किए जिसमें दावा किया गया कि थॉमस ने मनीष से करोड़ों रुपए उधार लिए थे और शेयरों को जमानत के रूप में रखा था। यहां तक कि उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि थॉमस की मौत आत्महत्या हो सकती है क्योंकि वह वित्तीय दबाव में था। हर आरोप मेरे दिल में चाकू की तरह गड़ा। मेरे बेटे की प्रतिष्ठा को नष्ट होते देखना, उसकी सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण को एक डिस्टर्ब्ड मन की बड़बड़ाहट में बदलते देखना, मुझे 1000 बार हार मानने का मन कराता था। मेरी बचत कानूनी खर्चों में उड़ रही थी। राधिका को रोसेडेल का घर बेचना पड़ा क्योंकि वह बंधक का भुगतान नहीं कर सकी। बच्चों को स्कूल बदलना पड़ा, और इन सब के बीच मनीष दिल्ली में ऐसे घूम रहा था जैसे उसने पहले ही जीत हासिल कर ली हो। तकनीकी सम्मेलनों में भाग ले रहा था और थॉमस की विरासत को आगे बढ़ाने के बारे में इंटरव्यू दे रहा था।
लेकिन फिर जेनिफर लॉसन ने आगे बढ़कर सच बोला। वह थॉमस की फोरेंसिक अकाउंटेंट थी और उसकी मौत के बाद वह बेहद डरी हुई थी, चिंतित थी कि मनीष उसके पीछे आ सकता है। जब उसे हमारे मुकदमे के बारे में पता चला तो उसने पैट्रिशिया से संपर्क किया और अपने सबूत दिए। वह फाइलें जो थॉमस ने उसके साथ साझा की थीं और जो लैपटॉप पर सब कुछ की पुष्टि करती थीं। मैंने 1 साल से अधिक समय तक इस अपराध बोध को अपने मन में रखा। जेनिफर ने हमें बताया जब हम पैट्रिशिया के ऑफिस में मिले। थॉमस ने मुझ पर भरोसा किया और जब वह मरा, मैं बोलने से डर रही थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकती। जब मैं जानती हूं कि मनीष ने क्या किया, जेनिफर के गवाही से मामला बदल गया। हमारे पास एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष की पुष्टि थी जो थॉमस की जांच की पुष्टि कर रहा था। कोई ऐसा जो यह गवाही दे सकता था कि थॉमस स्पष्ट मनोदशा में और दृढ़ था, न कि पागल या अस्थिर। फिर दूसरा मोड़ आया। पेट्रिशिया ने एक निजी अन्वेषक रॉबर्ट किम को नियुक्त किया, जो एक पूर्व दिल्ली पुलिस के जासूस थे और वित्तीय अपराधों में विशेषीकृत थे। रॉबर्ट ने मनीष के अतीत की छानबीन शुरू की और जो उसने पाया वह निंदनीय था। मनीष चेन की सफलता की कहानी झूठ पर आधारित थी। उसने वास्तव में नॉर्थ एआई सॉल्यूशंस में 2 मिलियन रुपए का निवेश नहीं किया था। यह पैसे एक पिछले शिकार से आए थे, एक तकनीकी उद्यमी नामक दाविद हैंग, जो 3 साल पहले एक संदिग्ध कार दुर्घटना में मरा था। मनीष ने हुआंग की मौत के बाद एक समान जाली दस्तावेज का उपयोग करके उसकी कंपनी के शेयरों का दावा किया था। रॉबर्ट ने 2 और शिकारियों को खोजा, एक सिएटल में और एक वैंकूवर में। दोनों तकनीकी संस्थापक थे जिन्होंने मनीष को साझेदार बनाया था। दोनों ही दुर्घटनाओं में मरे। दोनों बार मनीष ने उनकी कंपनियों से दूर हो गया। जब पैट्रिशिया ने यह साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किया तो कमरे का माहौल बदल गया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति एलेनोर चेन, जो हमारे दावों के प्रति संदेहशील थीं, अपनी कुर्सी पर आगे झुक गईं। मनीष के वकील आपत्ति जताने के लिए दौड़ पड़े, साक्ष्यों को अस्वीकार करने के लिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यह पैटर्न स्पष्ट था। आपकी कृपा, पेट्रिशिया ने कहा। उसकी आवाज स्पष्ट और मजबूत थी। मनीष चेन केवल एक चोर नहीं है, वह एक श्रृंखलाबद्ध शिकारी है जिसने व्यवस्थित रूप से सफल उद्यमियों को लक्षित, शोषित और मारा है ताकि उनकी मेहनत की कमाई चुरा सके। थॉमस मॉरिसन उसका चौथा शिकार था। वह आखिरी नहीं होगा जब तक हम उसे अब रोक न दें। अदालत में सन्नाटा छा गया, सिवाय राधिका की चुपचाप रोने की आवाज के। मैंने उसका हाथ थाम लिया, थॉमस के बारे में सोचते हुए, जो उस गैरेज में बैठा था, अपनी अंतिम संदेश रिकॉर्ड कर रहा था, यह जानते हुए कि वह खतरे में है, लेकिन फिर भी अपने परिवार की रक्षा करने के लिए दृढ़ था। यह मुकदमा 6 सप्ताह तक चला। हर दिन मैं उस अदालत में बैठा रहा और मनीष का मुखौटा टूटता हुआ देखा। दूसरे शिकारियों के परिवारों ने गवाही दी। जेनिफर लॉसन ने न्यायाधीश को 8 मिलियन रुपए की गबन की कहानी सुनाई। एक टेस्ला साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ने समझाया कि किस तरह कोई सही ज्ञान वाला व्यक्ति दूर से वाहन प्रणालियों तक पहुंच सकता है। एक हस्ताक्षर विश्लेषक ने पुष्टि की कि मनीष के अनुबंध पर हस्ताक्षर जाली थे। लेकिन वह पल जिसने मामले को पूरी तरह से खोल दिया, एक अप्रत्याशित स्रोत से आया। मनीष की पूर्व प्रेमिका सारा चेन मुकदमे के तीसरे सप्ताह में सामने आई। वह थॉमस की मौत के समय मनीष के साथ थी और उसने हमें कुछ ऐसा बताया जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। दुर्घटना से 3 रात पहले मनीष देर से घर आया। सारा ने गवाही दी। उसकी आवाज कांप रही थी। वह शराब के नशे में था, किसी चीज का जश्न मना रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हो रहा है और उसने कहा, मैं बहुत अमीर होने वाला हूं और इस बार कोई मुझे नहीं रोकेगा। फिर उसने मुझे अपना लैपटॉप दिखाया। उसके पास वाहन हैकिंग के बारे में फाइलें खुली थीं, विशेष रूप से टेस्ला के बारे में। जब मैंने पूछा कि क्यों, तो उसने हंसकर कहा कि वह एक समस्या का समाधान कर रहा है। मैंने तब तक नहीं समझा जब तक मैंने थॉमस मॉरिसन की मौत के बारे में खबर नहीं देखी। मैं तब से डरी हुई हूं, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकती। मनीष के वकीलों ने उसे बदनाम करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि वह एक कड़वी पूर्व प्रेमिका है जो प्रतिशोध लेना चाहती है।
लेकिन उसकी गवाही ने हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक सबूत की पुष्टि की। थॉमस की सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण, फोरेंसिक सबूत, पिछले शिकारियों का पैटर्न और जाली दस्तावेजों के साथ मिलाकर मनीष के खिलाफ मामला चौंकाने वाला था। न्यायाधीश चेन ने अपने फैसले को सुनाने में 3 दिन ली। ये मेरे जीवन के सबसे लंबे 3 दिन थे। राधिका, बच्चे और मैं अपने घर में नॉर्थ यॉर्क में रहे, मुश्किल से सोए, हर बार फोन बजने पर कूदते रहे। जब हम फैसले के लिए अदालत में लौटे तो कमरा भरा हुआ था। मनीष के अन्य शिकारियों के परिवार आए थे। नॉर्थ एआई सॉल्यूशंस के थॉमस के पूर्व कर्मचारी वहां थे। मीडिया उस समय आ गई जब मनीष के अपराधों का पूरा विवरण सामने आया। न्यायाधीश चेन ने मनीष को एक ऐसे भाव के साथ देखा जो पूरी तरह से स्पष्ट था। श्रीमान चेन, मार्गरेट ने कहा, मेरे 30 वर्षों के न्यायालयी अनुभव में मैंने इतनी सुनियोजित क्रूरता और शिकार करने वाले व्यवहार का मामला बहुत कम देखा है। आपने जानबूझकर कमजोर लोगों को निशाना बनाया, उनके विश्वास का फायदा उठाया, उनके जीवन की मेहनत चुराई, और जब उन्होंने आपके अपराधों का पता लगाया तो आपने उन्हें मार डाला और इसे दुर्घटनाओं के रूप में छुपा दिया। इस अदालत में प्रस्तुत सबूत यह साबित करते हैं कि आप थॉमस मॉरिसन की मौत और कम से कम 3 अन्य व्यक्तियों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। आपराधिक आरोप बाद में लगाए जाएंगे, लेकिन नागरिक निर्णय तत्काल और स्पष्ट था। मनीष द्वारा नॉर्थ एआई सॉल्यूशंस में जो शेयरों का दावा किया गया था, वे थॉमस की संपत्ति को लौटा दिए गए। उन्हें $42 मिलियन का मुआवजा देने का आदेश दिया गया, साथ ही सभी कानूनी शुल्क। उनके पास जो भी संपत्ति थी उसे जब्त कर लिया गया, जिसमें दिल्ली में 2 संपत्तियां और कैरेबियन द्वीपों में खाते शामिल थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, न्यायाधीश चेन ने चारों मौतों की पूरी आपराधिक जांच का आदेश दिया। मनीष को अदालत के कक्ष में गिरफ्तार किया गया जब वह हथकड़ी में था और उसके शिकार के परिवार राहत के आंसू बहाते हुए देख रहे थे। राधिका मेरी बाहों में गिर पड़ी जब हम अदालत से बाहर निकले। एमा और जेक, जो राधिका के माता पिता के साथ रह रहे थे, ने आखिरकार वो सवाल पूछा जो वे महीनों से अपने मन में दबाए हुए थे। दादा, जेक ने कहा, उसकी आवाज छोटी थी, क्या इसका मतलब है कि पापा गाड़ी में सोए नहीं? क्या इसका मतलब है कि किसी ने उन्हें सुना? मैंने घुटने टेककर अपने 2 पोतों को देखा, ये सुंदर बच्चे जो थॉमस की तरह दिखते थे। हां, मैंने धीरे से कहा, लेकिन आपके पापा बहुत समझदार और बहादुर थे। उन्हें पता था कि कुछ बुरा हो सकता है, और उन्होंने हमें सब कुछ दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो व्यक्ति उन्हें नुकसान पहुंचाए वो किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। आपके पापा ने बहुत से लोगों की जान बचाई, यहां तक कि जब वह चले गए थे, एमा ने मुझे मजबूती से गले लगाया। पापा एक नायक थे, सबसे बड़े नायक जिनसे मैं कभी मिला, मैंने कहा, और हर शब्द का मतलब था। अपराधी ट्रायल में 8 महीने और लगे। इस बार दिल्ली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने थॉमस का शव फिर से बाहर निकाला ताकि एक अधिक विस्तृत चीर-फाड़ की जा सके, जिसमें उनके शरीर में ऐसे नशीले पदार्थ पाए गए जो पहले की जांच में नहीं मिले थे। उन्होंने थॉमस की टेस्ला से डेटा प्राप्त किया जो दिखाता था कि किसी ने दुर्घटना की रात गाड़ी के सिस्टम को दूर से एक्सेस किया था। उन्होंने पहले डिग्री हत्या का एक मजबूत मामला तैयार किया, साथ ही 3 अन्य पीड़ितों के लिए आरोप भी लगाए। सितंबर 2024 में मनीष चेन को पहले डिग्री हत्या के 4 मामलों में दोषी ठहराया गया, साथ ही धोखाधड़ी, वित्तीय गबन और फर्जीवाड़े के कई मामलों में। उन्हें बिना पैरोल के 40 वर्षों के लिए जीवन की सजा सुनाई गई। 67 वर्ष की उम्र में मुझे पता था कि मैं उसे पूरी सजा में सलाखों के पीछे देखने के लिए जीवित नहीं रह सकता, लेकिन यह जानकर कि वह अपनी बाकी जिंदगी एक सेल में बिताएगा, मुझे एक शांति का एहसास हुआ जो मैंने थॉमस की मौत के बाद महसूस नहीं किया था। अपराधी निर्णय के बाद राधिका, बच्चे और मुझे तय करना था कि नॉर्थ एआई सॉल्यूशंस के साथ क्या करना है। कंपनी पहले से कहीं अधिक मूल्यवान थी, लेकिन इसे चलाना किसी तरह गलत लगता था, जैसे हम थॉमस की मौत से लाभ उठा रहे हों। तभी राधिका के दिमाग में एक विचार आया जिसने सब कुछ बदल दिया।
थॉमस ने नॉर्थ एआई शुरू किया क्योंकि वह लोगों की मदद करना चाहते थे। उसने एक शाम कहा जब हम मेरी रसोई में बैठे थे, वही रसोई जहां थॉमस बचपन में होमवर्क किया करता था। उन्हें विश्वास था कि तकनीक स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुलभ, अधिक सटीक और अधिक मानवीय बनाना चाहिए। क्या होगा अगर हम कंपनी को इस दृष्टिकोण का सम्मान देने के लिए बदल दें? हमने थॉमस मॉरिसन फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड जस्टिस की स्थापना की। हमने नॉर्थ एआई सॉल्यूशंस को, कनाडा की स्वास्थ्य सेवा कंपनियों के एक संघ को, $48 मिलियन में बेचा, यह शर्त रखते हुए कि वे थॉमस का काम तरानी एआई सहायता प्राप्त निदान में जारी रखें और वंचित छात्रों के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में छात्रवृत्तियां स्थापित करें। पूरे $48 मिलियन को फाउंडेशन में डाला गया। हमने 3 कार्यक्रम बनाए। पहला युवा तकनीकी उद्यमियों के लिए धन और मार्गदर्शन प्रदान करता है, विविध पृष्ठभूमियों से। यह वह समर्थन था जिसकी थॉमस ने सराहना की होती। दूसरा, परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है जो कॉरपोरेट धोखाधड़ी या प्रियजनों की संदिग्ध मौतों से निपट रहे हैं, ताकि और किसी को अकेले उस लड़ाई का सामना न करना पड़े जो हमने लड़ा। तीसरा, कनाडा के विभिन्न पुलिस विभागों के साथ साझेदारी करता है ताकि जासूसों को कॉरपोरेट अपराध और हत्या के पैटर्न को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। पहले वर्ष के भीतर थॉमस मॉरिसन फाउंडेशन ने 17 परिवारों को न्याय दिलाने में मदद की, जिनके मामलों को खारिज या नजरअंदाज कर दिया गया था। हमने 32 युवा उद्यमियों को वित्त पोषित किया, जिनमें से 8 ने पहले ही सफल कंपनियों की स्थापना की है। हमने 200 से अधिक कानून प्रवर्तन अधिकारियों को वित्तीय अपराध की जांच में प्रशिक्षित किया। लेकिन वह क्षण जिसने सब कुछ सार्थक बना दिया, वह एक ठंडे नवंबर की सुबह आया, लगभग ठीक 2 साल बाद, जब थॉमस की मृत्यु हुई। राधिका, बच्चे और मैं फाउंडेशन के दिल्ली कार्यालय में थे हमारे नवीनतम पहल की घोषणा के लिए, एक कार्यक्रम जो वाहन हत्या के पीड़ितों के परिवारों को संभावित गलत कामों की जांच में मदद करता है। एक महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमसे संपर्क किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका नाम जेनिफर हैंग था, दाविद हैंग की विधवा, जो मनीष के पहले के शिकारों में से एक थी। 3 साल से। उसने कहा, मुझे बताया गया कि मेरे पति की मौत एक दुर्घटना थी, कि मैं अन्यथा सोचकर पागल थी। आपका फाउंडेशन ने मुझे जांच फिर से खोलने में मदद की। उन्होंने सबूत पाए। मनीष कैलिफोर्निया में दाविद की हत्या के लिए नए आरोपों का सामना कर रहा है। मेरे बच्चे आखिरकार सच जानने जा रहे हैं कि क्या हुआ। आपने हमें न्याय दिया, आपने हमें शांति दी। राधिका ने मार्गरेट को गले लगाया, जबकि एमा और जेक शांति से यह समझने लगे कि उनके पिता की बलिदान का वास्तविक अर्थ क्या था। यह सिर्फ हमारे लिए नहीं था, बल्कि कई अन्य परिवारों के लिए, सैकड़ों भविष्य के उद्यमियों के लिए और एक न्याय प्रणाली के लिए, जो तब तक पैटर्न को नहीं देख पाई जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। मैं अब 59 साल का हूं। थॉमस की मौत के बाद के वर्षों ने मुझे ऐसे तरीके से बूढ़ा कर दिया है जो समय से संबंधित नहीं है। लेकिन जब मैं फाउंडेशन के कार्यालय में जाता हूं, जब मैं उसकी तस्वीर दीवार पर देखता हूं, चारों ओर उन सभी लोगों के चेहरों के साथ जिनकी हमने मदद की है, जब मैं उन परिवारों के पत्र पढ़ता हूं जो हमें धन्यवाद देते हैं, जब कोई और नहीं करता, तो मुझे अपने बेटे की उपस्थिति महसूस होती है। थॉमस ने हमें केवल पैसे नहीं छोड़े, उन्होंने हमें एक मिशन, एक उद्देश्य, यह प्रमाण दिया कि मौत के बावजूद प्रेम और सत्य, लालच और धोखे से अधिक शक्तिशाली होते हैं। मनीष चेन ने सोचा कि वह मेरे बेटे की विरासत चुरा सकता है, लेकिन वह यह समझने में असफल रहा कि विरासत का असली मतलब क्या होता है। यह बैंक खातों या कंपनी के मूल्यांकन के बारे में नहीं है। यह उन जीवन के बारे में है जिन्हें आप छूते हैं, उन परिवर्तनों के बारे में जो आप लाते हैं, उस आशा के बारे में जो आप उन लोगों को देते हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया है। पिछले हफ्ते जेक ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे लगता है कि उसके पिता हमारे फाउंडेशन के साथ जो कुछ भी किया है उससे गर्वित होंगे। वह लड़का अब 13 साल का है, पहले से ही अपने पिता की बुद्धिमान सोच और दयालु हृदय के संकेत दिखा रहा है।
मैंने उसे कहा, तुम्हारे पिता बहुत गर्वित हैं। जो कुछ भी हमने किया वह सब उन्होंने हमें सिखाया है। यही है जो मॉरिसन होने का मतलब है। हम हार नहीं मानते, हम बुलियों को जीतने नहीं देते, और हम उन लोगों की रक्षा करते हैं जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते। एमा, जो अब 11 साल की है, फाउंडेशन में सप्ताहांत पर स्वयंसेवी काम करने लगी है, फाइलें व्यवस्थित करने और परिवारों का स्वागत करने में मदद करती है जो सहायता मांगने आते हैं। वह एक दिन वकील बनना चाहती है, उसने कहा। राधिका ने फिर से स्कूल लौटकर फोरेंसिक अकाउंटिंग का अध्ययन शुरू किया ताकि वह अन्य परिवारों को उन जटिल वित्तीय अपराधों में मदद कर सके जो हमें लगभग नष्ट कर देते। मेरे लिए, मैं अपने दिन फाउंडेशन में परिवारों से मिलकर बिताता हूं, उन्हें संसाधनों से जोड़ता हूं, यह सुनिश्चित करता हूं कि कोई भी उस एकाकीपन और अविश्वास का सामना न करे जिसका हम सामना कर चुके हैं। हर व्यक्ति जिसे हम मदद करते हैं, हर मामला जिसे हम खोलते हैं, हर शिकारी जिसे हम जेल में डालने में मदद करते हैं, ऐसा लगता है जैसे थॉमस के साथ बातचीत हो रही है, जैसे वह अभी भी यहां है, अभी भी लड़ रहा है, अभी भी लोगों की रक्षा कर रहा है। पिछले महीने मुझे मनीष चेन से एक पत्र मिला। वह किंगस्टन के एक उच्चतम सुरक्षा जेल में है और किसी तरह उसने मेरा पता पा लिया। पत्र आत्मदया से भरा था, यह दावा करते हुए कि उसने कभी नहीं चाहा कि कोई मरे, कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो गई थीं, कि अगर मेरे पास कोई शिष्टता होती तो मैं उसकी सजा की अपील में मदद करता। मैंने पत्र को बिना खत्म किए जला दिया क्योंकि मनीष अभी भी नहीं समझता। वह सोचता है कि यह पैसे के बारे में था, कानूनी लड़ाई जीतने या हारने के बारे में, लेकिन यह कभी भी इस बारे में नहीं था। यह एक पिता के बारे में था जो अपने बेटे के हत्या को नजरअंदाज नहीं होने देने का निर्णय लेता है। यह एक पत्नी के बारे में था जो अपने पति की अंतिम इच्छा का सम्मान करती है। यह 2 बच्चों के बारे में था जो सीखते हैं कि न्याय धीमा हो सकता है, लेकिन यह हमेशा लड़ने लायक होता है। थॉमस मॉरिसन 38 साल की उम्र में मारा गया, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे उसने भरोसा किया था, एक दोस्त द्वारा जो उसे धोखा दिया। लेकिन उसकी कहानी उस नवंबर की रात दून घाटी पार्कवे पर खत्म नहीं हुई। यह हर परिवार में जारी रही जिसे हमने मदद की, हर उद्यमी जिसे हमने वित्त पोषित किया, हर जासूस जिसे हमने यह देखने के लिए प्रशिक्षित किया कि अन्य क्या चूकते हैं। कहते हैं सबसे अच्छा बदला अच्छा जीना है। मैं कहता हूं सबसे अच्छा न्याय यह सुनिश्चित करना है कि आपके प्रिय का निधन कुछ मायने रखता है, कि यह दूसरों की रक्षा करता है, कि यह उस प्रणाली को बदलता है जिसने उन्हें असफल किया। मनीष चेन ने सोचा कि उसने जीत हासिल की जब थॉमस की मृत्यु हुई। उसे एहसास नहीं हुआ कि उसने केवल अपनी खुद की बर्बादी की गारंटी दी, क्योंकि थॉमस मॉरिसन ने अपने बच्चों को कभी हार न मानने के लिए बड़ा किया था। एक ऐसी महिला से शादी की थी जो अपने साहस के बारे में नहीं जानती थी, और एक पिता था जो उसकी याद को सम्मानित करने के लिए आसमान और धरती को हिलाने के लिए तैयार था। जो कोई भी इसे देख रहा है और उसे कहा गया है कि आगे बढ़ें, इसे छोड़ दें, यह स्वीकार करें कि न्याय हमेशा संभव नहीं है। उन पर विश्वास मत करो, सब कुछ दस्तावेज करें, अपनी अंतर्दृष्टि पर विश्वास करें, उन लोगों को खोजें जो आपकी बात मानते हैं। कड़ी मेहनत करें क्योंकि दुनिया के मनीष चेन आपके थक जाने, डरने, ओवरवेल्म्ड होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन वे गलत लोगों के साथ खेल रहे हैं, और हम उन गलत लोगों को नहीं भूलते, हम उन्हें माफ नहीं करते, और हम कभी भी लड़ना बंद नहीं करते। यही मॉरिसन होने का मतलब है। यही किसी को इतना प्यार करने का मतलब है कि जब वे नहीं कर सकते तो आगे बढ़ना। यही त्रासदी को विजय, दुख को उद्देश्य और हानि को विरासत में बदलने का मतलब है। मेरा बेटा थॉमस चला गया है, लेकिन उसकी आवाज हर जीवन में गूंजती है जिसे हम बचाते हैं, हर परिवार जिसे हम मदद करते हैं, हर शिकारी जिसे हम रोकते हैं। मनीष चेन ने उसकी जान ले ली, लेकिन वह उसकी विरासत नहीं ले सका। वह एमा और जेक, राधिका, मेरे और हर उस व्यक्ति का है जो बुराई को जीतने नहीं देता। और अंत में यही एकमात्र न्याय है जो वास्तव में मायने रखता है।